I welcome you all to Major HS Kelsey's Balnoi Academy. I am Mr. Taj, Faculty of Economics. Today in this class, we will cover previous year question of Economics CDS 2024 second. So let's start. Yes, previous year question PYQ CDS written exam Economics 2024 second. Yes. See the first question, question number 33. Which one of the following is not among the thematic area of National Mission on Sustainable Habitat? First thing which we have to understand here, क्वेश्चन नंबर 33 है, ये सेट ए है, सीडीएस का जो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे, उसमें क्वेश्चन नंबर 33 वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स. क्या है वो? मींस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरिया ऑफ National Mission on Sustainable Habitat. First thing we have to understand what is National Mission of Sustainable Habitat. एक्चुअली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया है कि जो भी हमारे हैबिटेट सेंटर्स होंगे, जो हमारी मीन्स अर्बनाइजेशन, जो हमारी सिविलाइजेशन की जो हम स्टार्टिंग करेंगे, हमारे जो शहर होंगे वो इस बेस पे बनाए जाए ताकि वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर सके, ताकि वहाँ पे चीज़ें काफ़ी हद तक ट्रांसपेरेंट हो सके, ताकि काफ़ी हद तक चीज़ें वहाँ पे मीन्स रिन्यूएबल हो सके. तो उसके लिए क्या क्या थीम रखी गई? तो 4 मेजर थीम रखी गई थी इसमें. तो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें से कौन सी एक थीम इसमें से नहीं है. देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग, ये आपको ध्यान रखना कि इज नॉट पूछा हुआ है ना, इज नॉट अमंग द थीमेटिक एरिया ऑफ नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट. अब सीधा फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग. मीन्स क्या इसमें एनर्जी और ग्रीन बिल्डिंग पे फोकस किया गया है? तो ऑप्शन बी देख लेते हैं, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी. क्या एयर क्वालिटी और मोबिलिटी को भी ध्यान रखा गया? थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट. मीन्स वेस्ट मैनेजमेंट को भी इसमें प्रायोरिटी दी गई है या नहीं दी गई है? फोर्थ ऑप्शन चेक करते हैं, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी. क्या इस मिशन में रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर को भी फोकस किया गया, नहीं किया गया? लेट्स चेक. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? एनर्जी एंड ग्रीन बिल्डिंग. बिल्कुल ये इसकी सबसे मेजर थीम रही है कि एनर्जी को रिन्यूएबल बनाना और ग्रीन बिल्डिंग को प्रमोट करना. तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है. सेकंड ऑप्शन को चेक करते हैं, मोबिलिटी एंड एयर क्वालिटी. ये भी इसकी वन ऑफ द मेजर थीम रही है क्योंकि एयर क्वालिटी पे लगातार फोकस किया जा रहा है और मोबिलिटी को लेकर भी. तो दूसरा ऑप्शन भी सही ऑप्शन है. थर्ड ऑप्शन को चेक करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट. वेस्ट मैनेजमेंट भी मेजर थीम रही है इस मिशन की, जो कि नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट को सेंटर में रख के तैयार किया गया. तो वेस्ट मैनेजमेंट ये भी बिल्कुल राइट थीम है. ऑप्शन डी को चेक करते हैं, रूरल प्लानिंग, ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी. ऑप्शन डी में जो है ये रूरल प्लानिंग नहीं है बल्कि अर्बन प्लानिंग पे फोकस किया गया है. तो ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अर्बन प्लानिंग, क्योंकि ये अर्बन मिनिस्ट्री ने ही इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया है. तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे? द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अर्बन प्लानिंग एंड ग्रीन कवर एंड बायोडाइवर्सिटी आ जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यस, क्वेश्चन नंबर 42, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज. अ फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड मीन्स व्हाट इज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स. ये एक्चुअली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? एक इनिशिएटिव है किसका? ये WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मीन्स इलीगल जो वेपन्स या इलीगल जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उनको रोकने के लिए, उनको स्टॉप करने के लिए इसको यूज किया जाता है. अब ऑप्शन देखते हैं. पहले ऑप्शन ए क्या है? ए विंग अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो. क्या ये एक विंग है? क्या ये एक इंस्टीट्यूशन है अंडर द सेंट्रल इकोनॉमिक इंटेलिजेंस ब्यूरो? तो ऑप्शन बी चेक करते हैं, ए डिवीजन ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. क्या ये एक डिवीजन है? मींस क्या उसका एक सब्स्टिट्यूट है या उसके अंडर में काम करता है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के? सी ऑप्शन देखते हैं, एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग. क्या ये ग्लोबल लेवल पर मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है और एज ए वॉचडॉग काम करता है टेररिस्ट एक्टिविटीज को रोकने के लिए?
डी ऑप्शन देखते हैं, ए यूएन एंटी करप्शन एजेंसी, क्या ये यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की कोई एंटी करप्शन एजेंसी है? तो ये चार ऑप्शन है। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्लोबल लेवल पर काम करता है, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज है उनको रोकने के लिए ये लिस्ट तैयार करता है उन कंट्रीज की जो कंट्री उस टाइप की मींस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, जैसे ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट, उस टाइप की लिस्ट ये तैयार करता है और ग्लोबल लेवल पर मींस एज ए वॉच डॉग काम करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज सी। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है? एक ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉच डॉग की तरह काम करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 91, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ए रूपी वोस्ट्रो अकाउंट। आपको याद रखना एक अकाउंट के बारे में पूछा हुआ है। ए रूपी वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट दैट एन इंडियंस होल्ड, दैट एनी इंडियन बैंक होल्ड फॉर ए फॉरेन बैंक इन द डोमेस्टिक करेंसी टू अनेबल डोमेस्टिक बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस। पहला स्टेटमेंट फिर से रीड करते हैं। ये रूपी वोस्ट्रो अकाउंट इज एन अकाउंट, पूछा हुआ जो वोस्ट्रो अकाउंट है वो एक ऐसा अकाउंट है दैट एन इंडियन बैंक होल्ड, कोई भी इंडियन बैंक जिसको होल्ड करता है फॉर ए फॉरेन बैंक्स के लिए इन दी डोमेस्टिक करेंसी, मतलब अपने देश की करेंसी में फॉरेन बैंक के लिए मेंटेन करता है इस अकाउंट को टू अनेबल डोमेस्टिक बैंक टू प्रोवाइड इंटरनेशनल बैंकिंग सर्विस। मींस सेम सर्विस अपने बैंक को लेने के लिए। मींस कोई भी डोमेस्टिक बैंक एक ऐसा अकाउंट मेंटेन करता है फॉरेन बैंक्स के लिए अपनी करेंसी में, जैसी फैसिलिटी वो फॉरेन बैंक से चाहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? वोस्ट्रो अकाउंट। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इंश्योरेंस डेंसिटी, मींस इंश्योरेंस डेंसिटी क्या होता है? लाइक दैट एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा does not fully capture financing gap in the event of premature death because most of the insurance products sold in India are saving linked with a small components of production। दूसरा क्या पूछा हुआ? इंश्योरेंस डेंसिटी। मींस इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एवरेज इंश्योरेंस प्रीमियम पर कैपिटा डज नॉट फुल्ली कैप्चर द फाइनेंसिंग गैप, मतलब जितनी भी हमारे यहाँ पे जो इंश्योरेंस होते हैं वो पूरी तरीके से उस गैप को कवर नहीं कर पाते इवेंट ऑफ ए प्री मैच्योर डेथ। मींस जो प्री मैच्योर डेथ के लिए जो बनाए गए हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट सोल्ड इन इंडिया आर सेविंग लिंक, क्योंकि ज्यादातर जो इंश्योरेंस स्कीम्स होती है, जो प्लान बेचे जाते हैं वो सेविंग से रिलेटेड हो जाते हैं विद ए स्मॉल कंपोनेंट ऑफ प्रोटेक्शन, जो कि बहुत छोटे लेवल पे मींस प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन का दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ कि इंश्योरेंस डेंसिटी जो है वो एक एवरेज मींस इंश्योरेंस एक एवरेज इंश्योरेंस डेंसिटी को शो करती है, लेकिन पूछा हुआ कि इंडिया में जो इंश्योरेंस स्कीम और प्लान जो दिए जाते हैं ज्यादातर वो प्री मैच्योर जो डेथ है उसको फुल्ली तरीके से कवर नहीं कर पाते, बल्कि वो सेविंग बेस फोकस हो जाते हैं। तो दो ऑप्शन दिए हुए, पहला है वोस्ट्रो अकाउंट के बारे में और दूसरा है इंश्योरेंस डेंसिटी के बारे में। तो दोनों ही स्टेटमेंट, क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? सी। बोथ 1 एंड 2, वोस्ट्रो अकाउंट भी बिल्कुल सही है और इंश्योरेंस डेंसिटी भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर केसेस में यही होता है कि इंश्योरेंस के जो प्लान्स होते हैं वो सेविंग बेस होते हैं बहुत हद तक, ना कि वो प्री मैच्योर डेथ के जो गैप को कवर कर पाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अच्छा, एक चीज आपको याद रखनी है कि क्वेश्चंस जो है वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पूछे जा रहे, स्टेटमेंट की फॉर्म में पूछे जा रही है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए टॉपिक को, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आपको अगर पढ़ाई करनी है तो फैक्ट के साथ साथ आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी करनी है, और ज्यादातर क्वेश्चंस को आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में समझना, मतलब ओवरऑल कंसेप्ट की फॉर्म में समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्या है? एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट रुपीज एक्स is likely to have less impact on income than an additional transfer to X to household। क्या पूछा हुआ? An additional spending by the government,
गवर्नमेंट जो एक्स्ट्रा खर्च करती है, अगर रुपी एक्स, an additional spending by the government of rupees x is likely to have less impact on income than an additional transfer to x to household. मीन्स गवर्नमेंट अगर x रुपीज खर्च करती है, एक्स्ट्रा या एडिशनल खर्च करती है, तो उसका इम्पैक्ट कम होगा देन एन एडिशनल ट्रांसफर टू x टू हाउसहोल्ड। मीन्स डायरेक्ट अगर उसको वो x रुपीज ट्रांसफर कर दे उस कंपेयर में। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट एडिशनल स्पेंडिंग करती है ऑफ एक्स रुपीज इज लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट ऑन इनकम इफ इट इज नॉट accompanied बाय एक्सपेंशन इन मनी सप्लाई। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर एक्स्ट्रा खर्च करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रुपीज इज द लाइकली टू हैव लेस इंपैक्ट, मीन्स उसका लेस इंपैक्ट होगा ऑन इनकम, किसी की इनकम पर, इफ इट इज नॉट accompanied, अगर ये एक्सपेंस नहीं की गई है बाय एक्सपेंशन ऑफ मनी, अगर इसको मनी की फॉर्म में एक्सपेंस नहीं किया गया तो उसका लेस इंपैक्ट होगा। तो दूसरा ऑप्शन मींस और पहला ऑप्शन, दोनों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या था, एन एडिशनल स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ एक्स इज लाइकली टू हैव द इंपैक्ट ऑन इनकम देन एन एडिशनल ट्रांसफर टू एक्स हाउसहोल्ड, मींस ट्रांसफर जो इनकम की जाएगी उसके कंपैरिजन में कम इंपैक्ट होगा अगर उसके ऊपर खर्च किया जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अगर मनी का एक्सपेंशन नहीं किया जाता है, अगर मनी ट्रांसफर की फॉर्म में, तो वो भी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर इज सी, क्योंकि दोनों में बताया गया कि पहले में बताया गया अगर गवर्नमेंट एडिशनल स्पेंडिंग ज्यादा करती है और ट्रांसफर नहीं करती है तो उसका इम्पैक्ट कम होगा, और दूसरे में क्या कि अगर ट्रांसफर मनी की अमाउंट कम है, अगर वो ज्यादा नहीं है, तो भी उसका इम्पैक्ट उतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन इज सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, यस, क्वेश्चन नंबर 94, क्वेश्चन नंबर 94, विच वन among the following was the focus of 12th 5-year plan। अब देखो 5-year प्लान से क्वेश्चन पूछा हुआ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग यहां से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। टोटल इंडिया में 12th 5-year प्लान रहे हैं जो कि 1951 से स्टार्ट हुए हैं और 2017 तक चले हैं, और जो लास्ट 5-year प्लान था हमारा वो 12th 5-year प्लान था जो कि 2012 में स्टार्ट हुआ था और 2017 में इसको एंड हो गया। इस 5-year प्लान में 2 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं। 2014 तक प्राइम मिनिस्टर वाज दी मनमोहन सिंह, एंड 2015 के बाद से फिर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो दोनों के टाइम में ये 5-year प्लान चला है। पूछा हुआ है कि इसकी मेजर थीम क्या थी, मीन्स ये फोकस किस पे किया गया था 12th 5-year प्लान पे। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब सस्टेनेबल, स्थायी और समावेशी विकास पे फोकस किया गया था। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, क्या इसकी मेन थीम सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी थी। फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी, क्या फूड वर्क एंड प्रोडक्टिविटी था, या फिर ऑप्शन 4 क्या है, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। तो जो हमारी 12th 5-year प्लान थी, क्योंकि उसमें हमने सबसे ज्यादा फोकस किया गया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पे, क्योंकि भारत में हमेशा जो इनइक्वालिटी हो बहुत ज़्यादा है, उसको दूर करने के लिए और जो ग्रोथ को सस्टेन कराने के लिए ये 2 मेजर थीम पे की गई थी। इवन आज भी जो हमारी गवर्नमेंट है उसका जो मेजर स्लोगन है वो सबके साथ सबका विकास रहा है। तो इसमें दोनों ही क्योंकि प्राइम मिनिस्टर रहे इस स्कीम के ड्यूरिंग, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सबसे मेजर थीम थी इसकी, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। क्या पूछा हुआ है, मींस इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई कंट्री ट्रेड करती है तो उसका एक अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं मींस कैपिटल अकाउंट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पूछा हुआ, आपको इसको हमेशा अंडरलाइन करना है क्योंकि कई क्वेश्चन सिर्फ इसकी वजह से गलत हो जाते हैं कि हम इसको अंडरस्टिमेट कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट।
मीन्स किसी कंट्री का जो कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस होता है उसमें कौन सा प्रोडक्ट या कौन सा मीन्स कंपोनेंट उसमें इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला क्या है, फर्स्ट ऑप्शन क्या, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स एफडीआई। एफडीआई जो कि फिजिकल फॉर्म में हो सकता है, जैसे कोई रोड हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, कोई सर्विस की फॉर्म में भी हो सकता है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है ना, कोई कंपनी हो सकती है। तो वो कंपनी कैपिटल अकाउंट में इंडिया की कंसिडर होगी किसी भी कंट्री के या फिर नहीं होगी। तो पहला क्या, एफडीआई। दूसरा क्या, कॉमर्शियल बोरोइंग, या फिर जैसे गवर्नमेंट बोरोइंग करती है, मान लीजिए वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ वगैरह से, कहीं से भी गवर्नमेंट अगर बोरोइंग करती है तो उसको कॉमर्शियल बोरोइंग क्या कहते हैं। तो क्या वो उसमें इंक्लूड होगी या नहीं होगी। थर्ड क्या है, इनविजिबल्स, क्या वो प्रोडक्ट या सर्विस इसमें इंक्लूड होंगे जो इनविजिबल्स होते हैं, जैसे शिप हो गया, इंश्योरेंस हो गया, है ना, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, जैसे ट्रेवलिंग चार्ज हो गए, टूरिज्म चार्ज हो गए, वो सारी चीजें इसमें आएगी नहीं। और फोर्थ क्या है, एक्सटर्नल असिस्टेंस, या सपोज करिए कोई दूसरी कंट्री हेल्प करती है तो वो क्या इसमें इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो गाइज इसमें जो आंसर होगा वो होगा सी, इनविजिबल्स, क्योंकि इसमें वो सारी सर्विस या प्रोडक्ट यूज नहीं होते, वो प्रोडक्ट काउंट नहीं होते जो इनविजिबल्स होती है। सपोज करिए कोई प्रोडक्ट हम यूएसए से मंगाते हैं इंडिया में, और वो प्रोडक्ट मान लीजिए शिप के थ्रू इंडिया में आता है, तो जो शिप के थ्रू जो इंडिया में सर्विस जो उसको मिल रही है उस प्रोडक्ट को, वो सर्विस उसमें इंक्लूड नहीं होगी, बल्कि उस प्रोडक्ट की मॉनेटरी वैल्यू सिर्फ काउंट होगी। या जैसे उसके साथ इंश्योरेंस है या उसके साथ टूरिज्म कोई जुड़ा हुआ है, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो ये तीनों चीजें इसमें काउंट होती है। एफडीआई भी काउंट होगी, कॉमर्शियल बोरोइंग भी काउंट होगी, एक्सटर्नल असिस्टेंस भी काउंट होगा, बल्कि इनविजिबल्स काउंट नहीं होंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, द आत्मनिर्भर भारत स्कीम अनाउंस बाय द गवर्नमेंट हेल्पिंग। अब ये क्वेश्चन किसके बारे में पूछा हुआ, आत्मनिर्भर भारत, क्योंकि इंडिया ने सेल्फ रिलायंस पे बहुत ज्यादा जोर दिया। इवन पिछली 2-3 सालों में आपने देखा होगा गवर्नमेंट आत्मनिर्भर मीन्स सेल्फ डिपेंडेंसी क्रिएट करने के लिए बहुत सारे एफर्ट कर रही है, तो बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो पूछा हुआ जो आत्मनिर्भर भारत है, मेनली इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, या मेनली ये किस लिए इसको अनाउंस किया गया। तो पहला ऑप्शन चेक करते हैं क्या है, एनहांसिंग इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एक्सपोर्ट अक्रॉस द इंडस्ट्रीज, कि भारत के एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ाना, उसको ज़्यादा सस्टेन कराना, मैन्युफैक्चरिंग को मीन्स इंडिया में प्राइम लेवल पे स्टार्ट करना, क्या ये इसका मेन गोल है। दूसरा देख लेते हैं, इंसेंटिवाइजिंग फॉरेन इन्वेस्टिंग फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना या इंडिया में उसको प्रायोरिटी देना। जैसे आपने सुना होगा मेक इन इंडिया, मीन्स भारत में मेक इन इंडिया को प्रमोट किया गया था, क्या वो इसका पर्पज है। तो गाइस क्योंकि आत्मनिर्भर भारत स्कीम का मेन पर्पज ही है कि इंडिया को ग्लोबल लेवल पर मीन्स प्राइम लीडर बनाया जाए इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इसके दोनों ही ऑप्शन मीन्स सही है। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन इज सी, बोथ ए एंड 1 एंड 2। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी, क्योंकि दोनों ही इसके कंसर्न रहे हैं, इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देना और एफडीआई को भी बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 97। अच्छा, इस बार इकोनॉमिक्स से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, अराउंड 15 to 16 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो चला है आपके जीएस जनरल स्टडीज का इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक्स से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इकोनॉमिक्स के ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो अप्लाइड क्वेश्चन है, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज उनकी लेनी होगी, आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी होगी। तो क्वेश्चन नंबर 97 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान देनी है, पहला मीन्स परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन और इक्विलिब्रियम। मीन्स पूछा हुआ है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर ए फर्म्स इक्विलिब्रियम इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज नॉट करेक्ट। ये आपको याद रखना, इज नॉट करेक्ट मीन्स पूछा हुआ परफेक्ट कॉम्पिटिशन के इक्विलिब्रियम के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। गाइस दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेस्ड मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन बेस्ड मार्केट। परफेक्ट का मतलब होता है जहां पे मीन्स डेमोक्रेटिक थ्योरीज फॉलो की जाए,
फ्री फ्लो हो गुड्स एंड सर्विसेज का, लार्ज नंबर ऑफ सेलर एंड बायर्स हो, कोई मीन्स एग्जिट एंट्री पे कोई बैन ना हो, उसको बोलते हैं परफेक्ट। इम्परफेक्ट मतलब जहाँ पे कंट्रोल हो, जहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस उस सेक्टर को कंट्रोल करता हो, अपनी मोनोपोली चलाता हो या फिर डिओपोली चलाता हो, तो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ये परफेक्ट कंपटीशन के लिए पूछा हुआ कि अगर बैलेंस लाना है, उसमें इक्विलिब्रियम लाना है, तो क्या स्टेटमेंट सही होगा। ऑप्शन ए क्या है, द मार्केट प्राइस मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इन दी शॉर्ट रन। मीन्स मार्केट में जो प्राइस रहेगा वो शुड बी ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब कॉस्ट और मीन्स उसका जो प्राइस है लगभग वो या तो एवरेज होना चाहिए या फिर उससे ग्रेटर होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन क्या है, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मतलब मार्जिनल कॉस्ट और मार्केट प्राइस लगभग मीन्स बराबर होने चाहिए। प्राइस मस्ट बी इक्वल मीन्स लगभग बराबर होना चाहिए। सी क्या है, द मार्केट प्राइस मस्ट बी इक्वल टू एवरेज कॉस्ट इन दी लॉन्ग टर्म, जो मार्केट प्राइस है वो भी इक्वल होना चाहिए एवरेज कॉस्ट के इन द लॉन्ग रन। मीन जो हम प्रोडक्ट खरीदते हैं मार्केट में उसको बोलते हैं मार्केट प्राइस, मतलब जो मार्केट में जाके जो उसका प्राइस, जिसमें आपकी सब्सिडी से लेकर उसमें आपके इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। ऑप्शन डी क्या है, द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट, द मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम कॉस्ट, जबकि ऊपर हमने पढ़ा कि कॉस्ट और मीन्स जो प्राइस है वो उसमें एवरेज या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि डी ऑप्शन जो है इज नॉट ए राइट स्टेटमेंट। द मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, या तो एवरेज हो या इक्वल हो एट द इक्विलिब्रियम आउटपुट। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 को देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल पूल। फिर से याद रखिएगा, इज नॉट इंक्लूडेड, is not included in the central pool to be shared with the states according to the recommendation of Finance Commission of India। Means क्या पूछा हुआ, which one of the following taxes is not included in the central pool of the shared of the state according to the recommendation of Finance Commission। यहाँ पे पहले दो बातें हमें समझने की जरूरत है। फाइनेंस कमीशन क्या होता है, एक्चुअली एक ऐसी टेम्परेरी या एक ऐसी एडहोक बेस एक बॉडी बनाई जाती है बाय द प्रेसिडेंट एट एवरी 5 years, जो मींस सेंट्रल और स्टेट के बीच रिसोर्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उसके बारे में रिकमेंडेशन करता है। टैक्सेस को कैसे शेयर किया जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट उसके बारे में रिकमेंडेशन करता है। तो पूछा हुआ कि उसके सेंट्रल पूल में, मतलब उसकी जो मेन जो कंसर्न है उसमें कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती, कौन सी चीज शेयरेबल नहीं होती, जिसकी रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन नहीं करता है। तो अब देख लेते हैं, पहला क्या है, पर्सनल इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट होता है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, क्या कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स शेयरेबल है या नहीं है, जिसको फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है। थर्ड देख लेते हैं, सरचार्ज एंड चेस मींस सेस, तो क्या ये शेयरेबल है या नहीं है। और फोर्थ क्या है, एक्साइज ड्यूटी, क्या एक्साइज ड्यूटी शेयरेबल है या नहीं है। तो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो होती है उसमें जनरली पर्सनल इनकम भी होता है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स भी होता है, एक्साइज ड्यूटी भी होती है, मतलब इस टैक्स से जो इनकम होगी उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो उसको लेकर मेन कंसर्न होता है, जबकि सरचार्ज को लेकर नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो पूछा हुआ था कि फाइनेंस कमीशन जो कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 280 में आता है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और ये बताती है कि जो सेंटर और स्टेट के बीच टैक्सेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वो कौन कौन से टैक्स है जो कि रिकमेंडेशन में आते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन इज नॉट इंक्लूडेड इन HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इवन अगर आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे पिछले 10 सालों के, तो आपको लगभग ये 4 से 5 बार ये मिलेगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अक्सर पूछा जाता है, कभी कभी पूछा जाता है इसको कौन सी एजेंसी इशू करती है, इंडिया की रैंक क्या है, इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक ऐसी रिपोर्ट है जो मेंबर्स कंट्रीज के मींस डेवलपमेंट
के रिगार्डिंग उनको रैंकिंग देती है, ह्यूमन डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उनको रैंकिंग प्रोवाइड कराती है, जिसको रिलीज किया जाता है बाय द यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर नैरोबी में है यूएनडीपी का, और ये इसको रिलीज करती है। अब पूछा हुआ है इसके पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, तो पहला पैरामीटर देख लेते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ, मीन्स जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी किसी देश में, मीन्स सपोज करिए अगर जापान की सबसे ज्यादा है तो वहां का एचडीआई सबसे ज्यादा होगा, तो पहला पैरामीटर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। दूसरा मीन्स ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, कि उस देश की जो पॉपुलेशन है वो कितना टाइम अपने स्कूल में स्पेंड करती है, मीन्स स्कूलिंग कितनी है तो उस हिसाब से जितनी भी डेवलप कंट्रीज है वो इसमें एचडीआई उनका सबसे ज्यादा आ जाएगा। तीसरा देख लेते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन्स स्कूल में जो एक्सपेक्टेड ईयर्स कितने उस कंट्री के लोग बिताते हैं या मीन्स रखते हैं एक्सपेक्टेशन। तीसरा फोर्थ क्या, मोर्टेलिटी रेट, मीन्स मृत्यु दर, तो वहाँ के देश की पॉपुलेशन की मृत्यु दर कितनी है। तो इसके पहला ऑप्शन जो है ये भी राइट पैरामीटर है, दूसरा भी राइट पैरामीटर और तीसरा भी, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इज द राइट आंसर, क्योंकि ये इसमें नहीं होता है मोर्टेलिटी रेट, इसके जस्ट 3 पैरामीटर होते हैं जो कि हमने ऊपर पॉइंट आउट करे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100 क्या है, सपोज देयर आर ओनली 2 नॉर्मल गुड्स इन द इकोनॉमी, सिर्फ 2 ही गुड्स है नॉर्मल गुड्स किसी इकोनॉमी में, एक कंडीशन दी गई है एक्स एंड वाई, इफ प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज, अगर मान लीजिए प्राइस जो हमारा एक्स गुड है अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है, विच वुड बी द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द बिलो। सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ कि अगर एक्स का मीन्स ये पूछा हुआ कि एक्स एंड वाई अगर 2 नॉर्मल गुड है और अगर गुड का प्राइस इंक्रीज होता है, अब वाई यहां पे छोड़ दिया गया है तो वाई पे क्या इंपैक्ट होगा, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला क्या है, ऑप्शन ए, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज, जैसे डिमांड ऑफ लो जो ये कहता है कि जनरली जब भी अगर रेट बढ़ेंगे तो उसका डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, तो पहले क्या करा, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज एंड द डिमांड फॉर वाई इज, डिमांड ऑफ वाई इज इनडिटर्मिनेट, मीन्स वाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा जबकि एक्स की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी क्योंकि प्राइस हाई हो रहे, क्योंकि इनवर्स रिलेशन होता है डिमांड ऑफ लॉ में कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। तो पहला क्या कह रहा है कि डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज, क्योंकि उसका रेट इंक्रीज हो रहा है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, डिमांड फॉर गुड्स एक्स डिक्रीज, ठीक है, डिमांड फॉर एक्स डिक्रीज होगी एंड डिमांड फॉर वाई डिक्रीज, ये कह रहा है कि वाई की डिमांड भी डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, डिमांड फॉर गुड्स एक्स इंक्रीज, कि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी एंड डिमांड फॉर वाई अनडिटर्मिनेट, और वाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जबकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है, इंक्रीज नहीं होती है। डी ऑप्शन देख लेते हैं, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीज एंड डिमांड फॉर वाई डिक्रीज, मीन्स वाई की डिक्रीज होगी और एक्स की इंक्रीज होगी। अब ऑप्शन बी से फिर से शुरू करते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज एंड डिमांड फॉर वाई डिक्रीज, जो कि गलत ऑप्शन है, क्योंकि डिमांड फॉर गुड एक्स डिक्रीज एंड डिमांड फॉर वाई, वाई पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि वाई उससे कहीं से रिलेट नहीं है। दूसरा सी क्या है, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीज, जबकि इंक्रीज नहीं होता है, डिक्रीज होगा हमेशा रेट बढ़ने पे, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या है, डिमांड फॉर गुड एक्स इंक्रीज डिमांड फॉर वाई, ये भी क्योंकि उससे रिलेटेड नहीं है तो कैसे डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि डिमांड ऑफ सप्लाई के डिमांड ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि अगर रेट बढ़ेंगे तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जबकि वाई इनडिटर्मिनेट रहेगा, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं दिखाया, ना ये बताया कि कोई वो सब्सिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, ये भी नहीं बताया इसमें। तो दोनों गुड्स अगर दोनों से रिलेटेड होते, सपोज करो अगर ये टी और कॉफी होती और हम कहते हैं कि सपोज करिए कि टी जो है वो मीन्स कॉस्टली हो जाती है तो कॉफी पे क्या असर पड़ेगा, तो कॉफी क्योंकि इसको रिप्लेस करेगी अगर ये इसको चीपर है, लेकिन यहाँ पे दोनों में कोई रिलेशन नहीं है एक्स और वाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 101 पूछा हुआ, इफ द प्राइस इंडेक्स इंक्रीज फ्रॉम 100 इन 2021 टू 110
in 2022 to 132 in 2023, then the rates of inflation is। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन्फ्लेशन से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपने देखा होगा तो पूछा हुआ कि अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ जाता है 2021 में 100 से 110 और 22 में 110 से 132 मीन्स 110 से 132, देन द रेशियो ऑफ इन्फ्लेशन इज। अब इसमें ऑप्शन क्या है, 10%, 32%, 20% और कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसमें कोई बेस ईयर नहीं दिया हुआ, मीन्स 100 रुपीज का इंक्रीज होगा या वो 1000 का इंक्रीज होगा या फिर वो 1 लाख का इंक्रीज होगा। तो पूछा हुआ 10%, 32%, 20%, जो कि राइट आंसर नहीं है, बल्कि इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि जब तक अमाउंट नहीं होगा तब तक उसका इन्फ्लेशन रेट नहीं निकल पाएगा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पॉवर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, रंगराजन कमेटी एक कमेटी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था पॉवर्टी के एस्टिमेशन के लिए। क्या पूछा हुआ, मेथोडोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इनकॉर्पोरेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स कौन कौन सी थीम रही है, कौन कौन से उनकी स्टेटमेंट, कौन कौन सी ऐसे मेथड रहे जो इंक्लूड किए उन्होंने पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ए फूड कंपोनेंट, मीन्स फूड जो है वो मैन फैक्टर रहा है या नहीं रहा है, मीन्स फूड इंक्लूड रहेगा पॉवर्टी में या नहीं रहेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, ए नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर, मीन्स एसेंशियल ऑफ नॉन फूड आइटम्स, जो नॉन फूड आइटम्स होते हैं जैसे हेल्थ हो गया, क्लॉथ्स हो गए, एजुकेशन होगी, क्या उनका भी एक लेवल रखा जाए कि मिनिमम मतलब वो कितना होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन क्या है, ए बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर फॉर अदर नॉन फूड आइटम्स, मतलब इसके अलावा भी जैसे घर हो गया, शेल्टर हो गया, जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे लाइफ में एसेंशियल होती है जिससे हमारी पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है। तो पूछा हुआ रंगराजन कमेटी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई थी पॉवर्टी लाइन को डिसाइड करने के लिए। तो इसमें फूड कंपोनेंट भी था, इसमें नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर भी था और बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर भी था। तो तीनों ही ऑप्शन इसके सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि रंगराजन कमेटी ने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी वो इन तीनों को ही बेस बनाया था कि इन तीनों को लेकर ही एक लाइन बनाई जाए कि हमारा फूड पे कितना एक्सपेंस आ रहा है, हमारा जो नॉन फूड आइटम पे कितना एक्सपेंस आ रहा है और जो बिहेवियरली डिटरमाइंड एक्सपेंडिचर है वो हमारा कितना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंड मैनेज बाय NIFL। अब यहाँ पे देखो पूछा हुआ है कि कौन सा फंड जो है वो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड जिसको मैनेज नहीं करता। एक्चुअली एक गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने एक फंड बनाया है और उस फंड में कुछ सब फंड्स बनाए हैं जिनको मैनेज किया जाता है। तो पूछा हुआ है कि जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके अंदर कौन कौन से फंड आते हैं। तो पहला क्या है, मास्टर फंड, दूसरा क्या, फंड ऑफ फंड्स, तीसरा क्या है, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज फंड, और डी क्या है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड। अब यहाँ पे देखो जो पहले तीन है A, B एंड C, ये तीनों ही फंड जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड मैनेज करता है, जबकि फोर्थ फंड ये ग्लोबल लेवल पर है जिसको ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मैनेज करते हैं, ना कि NIFL करता है। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड जो है ये इंटरनेशनल लेवल पर मैनेज किया जाता है बाय डिफरेंट काइंड ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक वगैरह हो गए, जबकि ये तीन फंड जो है वो NIFL करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। तो राइट आंसर क्या हो गया इसमें, डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड वाज एस्टैब्लिश्ड विद द व्यू टू हेल्प व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। एक फंड जो कि एस्टैब्लिश किया था गवर्नमेंट ने 2010 के अराउंड, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल वेलफेयर फंड, मीन्स पूछा हुआ है विच वॉज एस्टैब्लिश विद द व्यू टू हेल्प विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, किस ग्रुप की हेल्प के लिए, किस ग्रुप को असिस्ट करने के लिए इस फंड को बनाया गया था। ऑप्शन चेक करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है, मीन्स मेडिकल पर्पज के लिए, सेकंड ऑप्शन क्या है, फार्मर्स के लिए, थर्ड ऑप्शन क्या है, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, और डी ऑप्शन क्या है, वॉर विडोज के लिए। चार ऑप्शन दिए हुए, हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है लेकिन काफी पुराना क्वेश्चन है, 2010 का क्वेश्चन है ये। तो इसमें मेनली इस फंड को जो बनाया गया था वो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बनाया गया था, ताकि स्पोर्ट्स पर्सन को मीन्स
एक सस्टेनेबिलिटी दी जा सके, तो ये फंड उसके लिए बनाया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राइट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, विच वन अमंग द फॉलोइंग items comprise the major portion of revenue expenditure of union government of India। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो भारत सरकार की जो इनकम है, मीन्स मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यूज जो है एक्सपेंडिचर का, वो इन ऑप्शन में से कौन सा है। पूछा हुआ है क्वेश्चन कि मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद रखना दो टाइप के एक्सपेंडिचर होते हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जनरली क्या होता है? जो अनप्रोडक्टिव कंसिडर किया जाता है, जैसे सैलरीज हो गई या फिर और काफी सारी चीजें होगी। तो चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन क्या है? सैलरीज। दूसरा ऑप्शन क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। थर्ड ऑप्शन क्या? रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवेज। एंड डी क्या है? डिफेंस सर्विसेज। हालांकि ये सारे के सारे जो ऑप्शंस है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है भारत सरकार के, लेकिन पूछा हुआ सबसे मेजर पोर्शन कौन सा है, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज बी, इंटरेस्ट पेमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खर्च अराउंड 20% के करीब वो इंटरेस्ट पेमेंट पे जाता है। इवन 2024 के बजट में भी जो सबसे बड़ा खर्च है वो इंटरेस्ट पेमेंट रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109, arrange the BRICS countries in ascending order of their rank in the Human Development Report 2023-24 released by the UNDP। मैंने आपको डिस्कस किया था UNDP क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो HDI रिपोर्ट को रिलीज करता है और बताता है किस कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट किस रैंक पे है। अब यहाँ 5 कंट्री दी हुई है जो ब्रिक्स कंट्रीज है। ब्रिक्स कंट्रीज में अकॉर्डिंग टू रैंक्स उनको असेंडिंग ऑर्डर में बताना है। तो सबसे सही जो रैंक है इसमें वो रशिया की रही है अराउंड 50 के आसपास। तो रशिया जो है सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे आ जाएगा, मींस क्योंकि अच्छा ये हमें असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, तो सबसे पहले सबसे लास्ट रैंक क्योंकि इंडिया की है, इसमें इंडिया की रैंक 131 के आसपास है। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 मींस इंडिया हो जाएगा। फोर्थ पे ब्राजील, फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका, थर्ड पे मींस इसमें रशिया हो जाएगा और फर्स्ट पे चाइना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। 2 पे इंडिया, सेकंड पे साउथ अफ्रीका, फोर्थ पे ब्राजील, फर्स्ट पे चाइना एंड थर्ड पे रशिया। तो राइट आंसर इज ए। असेंडिंग ऑर्डर में पूछा हुआ है क्योंकि सबसे लास्ट रैंक इंडिया की है, तो इंडिया पहला ऑप्शन हो जाएगा, फिफ्थ पे साउथ अफ्रीका हो जाएगा, फोर्थ पे ब्राजील हो जाएगा और फर्स्ट पे चाइना एंड थर्ड इज रशिया। तो ब्रिक्स कंट्री जो कि 5 देशों का एक इमर्जिंग ग्रुप है, मतलब डेवलपिंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अब। ओके, लास्ट क्वेश्चन है 112, इन जून 2024 इंडिया साइन ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद यूएसए फॉर सपोर्टिंग इंडियन रेलवे टू अचीव मिशन नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय द ईयर। मींस इंडिया ने एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है यूएसए के साथ इंडिया रेलवे को मींस जीरो कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करने के लिए। किस साल तक? करंट अफेयर का भी क्वेश्चन है और इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन है। तो इंडिया ने अभी रिसेंटली साइन किया है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं 2030, 2040, 2050, 2070। तो राइट आंसर इज 2030। जो मेन कंसर्न है इसका 2030 तक इंडियन रेलवे को मींस नेट जीरो कार्बन इमिशन प्रोड्यूस करना है, उसको पोल्यूशन फ्री करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं 2030 इज द राइट आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर लास्ट 113, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पी जन मन स्कीम। एक स्कीम के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ, प्रधानमंत्री जो जनजातीय न्याय महाउत्थान स्कीम है, मीन्स ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड है। ट्राइबल ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए, उनको ग्रोथ देने के लिए एक स्कीम चलाई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसके बारे में 4 स्टेटमेंट दिए हुए पूछा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे याद रखना इज करेक्ट पूछा हुआ है, ना कि इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए क्या है? इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्पैक्ट इलेक्ट्रोल लिटरेसी टू द वोटर्स। क्या ये मीन्स इलेक्ट्रोल लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं, इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर
डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी इज द फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज। क्या ये पंचायती राज के डेमोक्रेटिक प्रोसेस से रिलेटेड है? थर्ड ऑप्शन देखते हैं, इट इज ए स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिशियरिंग एवरी मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज फ्रॉम द गवर्नमेंट। क्या ये ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए है? एंड द फोर्थ ऑप्शन चेक कर लेते हैं, इट इज द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर बेनिफिटिंग माइग्रेंट वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। क्या ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए है? तो मैंने आपको स्टेटमेंट की स्टार्टिंग में बताया था कि पीएम जनजातीय न्याय महाउत्थान स्कीम इस योजना का नाम है, जो कि ट्राइबल ग्रुप के वेलफेयर के लिए। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इज द राइट आंसर। ट्राइबल ग्रुप्स के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट से, जिसका नाम है पीएम जन मन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 114, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। याद रखना यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, इज नॉट करेक्ट। स्टेटमेंट चेक कर लेते, 4 स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इसमें से सही नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, सागर सेतु इज ए मोबाइल ऐप विच एम टू इंप्रूव द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। एक ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किया जिसका नाम है सागर सेतु। क्या ये इंडिया के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए है? सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हरित सागर एम्स एट अचीविंग जीरो कार्बन इमिशन गोल। जो हरित सागर मिशन स्टार्ट किया गया है, क्या उसका जो मेन पर्पज है वो जीरो कार्बन इमिशन है? थर्ड ऑप्शन देखते हैं, सागर मंथन is a mission launched by the Ministry of Port, Shipping and the Waterways, Government of India to increase fish production। जो सागर मंथन मिशन है, क्या वो फिश प्रोडक्शन के लिए है? डी ऑप्शन देखते हैं, कोस्टा सेरेना इज द फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर इन इंडिया। कोस्टारिका जो अभी इंडिया ने स्टार्ट किया रिसेंटली, क्या वो भारत का पहला इंटरनेशनल क्रूज लाइनर है? तो इसके ऑप्शन 1 इज द राइट, बी इज द राइट स्टेटमेंट। जो सी स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि सागर मंथन जो है भारत की सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ना कि फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सागर मंथन भारत की मींस ओशियन सिक्योरिटी से रिलेटेड है, ना कि फिश प्रोडक्शन से। नेक्स्ट देख लेते हैं। ओके, तो दीज वर दी अराउंड 14 to 15 क्वेश्चंस जो इकोनॉमिक्स से पूछे हुए। हमने इस क्वेश्चंस के थ्रू एक चीज गाइस आप देखोगे कि ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे हुए वो 4 से 5 टॉपिक से जहां से पूछे हुए, उसमें बजट है आपको, उसमें नेशनल इनकम है, उसमें इकोनॉमिक सर्वे है, प्लानिंग है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी है। तो ये 4 से 5 टॉपिक आपको फोकस करने, जिसके लिए आपको मेनली बजट को देखना होगा, इकोनॉमिक सर्वे को देखना होगा, और जो क्लासेस है जो बालनोई से रिलेटेड इकोनॉमिक्स की, उनको बार बार आपको देखना होगा। तो इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। जय हिंद।